हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपीपीएससी के लिए जो पीसीएस का एग्ज़ाम है और साथ में जो असिस्टेंट इंजीनियर पीसीएस प्लस एई इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए जो स्पेसिफिक अभी आपके अपकमिंग डेज में होने वाले हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने 17 सेट्स को कवर कर लिया है और यह है हमारा आज का 18th नंबर का सेट। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टू मच टाइम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है आसमान में, मौसम जब बारिश का या ऐसा तूफान वाला टाइम हो रहा होता है, तो उस टाइम पर जो बिजली कड़कती है तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉलो सिलिंड्रिकल या एक ऐसे स्पेस के अंदर चले जाते हैं जिसके अंदर उसका प्रभाव थोड़ा कम हो। जैसे कि आप घर के अंदर चले गए या किसी शेड के अंदर चले जाते हैं या आपके पास कोई कार है या बस है उसके अंदर आप चले जाते हैं, तो उससे क्या है, उसका इफेक्ट जो है वो आपको कम देखने को मिलता है। तो वो जो जिस शेड के अंदर आप चले जाते हैं वो आपका किस तरीके का काम करता है, वो एक तरीके के शील्ड की तरह काम करता है। ठीक है, तो ऐसे रीजन को जो मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से वहाँ पर जो डैमेज होगा उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो फेनोमेना आपका यूज़ होता है वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, नॉट प्रेसिपिटेशन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। शील्ड मतलब ढाल होता है ना। तो जब आप जैसे आप यहाँ से बिजली कड़की, ठीक है, आप यहाँ ओपन एयर में हैं, ओपन एयर में आप खड़े हुए हैं, तो ओपन एयर की जगह आप किसी भी शेड वाली एरिया में, कार में या किसी शेड में किसी घर के अंदर चले जाते हैं तो आपको क्या प्रोटेक्शन आपको मिलती है, तो प्रोटेक्टिंग रीजन हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब देखिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है इससे क्या मेज़र किया जाता है ये पूछा गया है। तो क्रेस्कोग्राफ से जो मेज़र किया जाता है यहाँ पर वो यूज़ किया जाता है प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करने के लिए क्रेस्कोग्राफ यूज़ किया जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट को एक जो भारतीय बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था जेसी बोस और जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने इसे इन्वेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेस्कोग्राफ का जो करेक्ट आंसर है प्लांट ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग क्विनीन। जो ड्रग क्विनीन है आपकी वो कहाँ यूज़ की जाती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ड्रग क्विनीन आपका मलेरिया की ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल की जाती है और साथ में कुछ अदर ट्रीटमेंट्स के अंदर भी ये इस्तेमाल होती है। ठीक है, और अगर जो हम बात करें इस पर्टिकुलर दवाई की क्विनीन की, ये मेडिकेशन जो क्लास ऑफ मेडिकेशन की बात करें किस क्लास के अंदर आती है, किस कैटेगरी के अंदर आती है, उस कैटेगरी का नाम है एंटी मलेरियल ड्रग्स। दिस इज मलेरियल एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, और ये बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को किल करती है जो मलेरिया कॉज करते हैं। मलेरिया कॉजिंग एजेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये किल करती है। दिस इज वाइट एल्कनाइड और बिटर इन टेस्ट आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है, और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जो एक ट्री होता है, चिनकोना ट्री, चिनकोना ट्री, उसकी बार्क से, चिनकोना ट्री की बार्क मतलब जो उसकी छाल होती है वहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्विनाइन जो दवाई होती है, ड्रग्स होती है। ठीक है, दिस इज नॉट अ ड्रग्स बेसिकली, दैट्स अ मेडिसिन। ठीक है, बट दवाई को भी आप ड्रग के नाम पे यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए अनदर वन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम आपको जो है वो कहाँ देखने को मिलती है, दैट विल बी सीन ऑन द 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको सबसे ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलेगी वाटर की। अब ये होता है बिकॉज ऑफ द टू फोर्सेस, और दो अपोजिंग फोर्सेस है बेसिकली, टू अपोजिंग फोर्सेस की वजह से। और वो दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, एक तो होती है थर्मल काइनेटिक एक्सपेंशन, दैट इज थर्मल काइनेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, एक तो ये अपोजिंग फोर्स रहती है यहाँ पर और दूसरी रहती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इन दो बॉन्डिंग मतलब ये दो फोर्सेस हैं, इन दो फोर्सेस की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैक्सिमम डेंसिटी आपको वाटर की देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 के अंदर आइंस्टाइन को जो नोबेल अवार्ड मिला था इन द फिजिक्स,
वो किस चीज़ के लिए मिला था, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ये मिला था आपको, ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार आई थिंक करवाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिस्कवरी ऑफ लॉ फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फाइंड करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, या ये लॉ जो इन्होंने दिया ये कहता क्या है। ये लॉ कहता है कि कोई भी एक मेटालिक सरफेस है, सपोज दिस इज अ सरफेस विच इज अ मेटालिक, ये मेटालिक सरफेस है। इस मेटालिक सरफेस पर जब क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, लाइट शाइन करेगी, मतलब जब लाइट चमकेगी इसके ऊपर, जैसे कोई भी आप मेटालिक चीज़ ले लीजिए, कोई भी मेटल का एक प्लेट शीट कुछ भी आप सन की रेज में रख लीजिए, तो वो क्या करती है, शाइन करती है। जब वो शाइन करेगी तो शाइन करने पर उसमें एक चीज़ का लॉस देखने को मिलता है, वहाँ पर एक लॉस देखने को मिलता है, और वो लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब जब लाइट यहाँ पर पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्लोली स्लोली क्या हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, मतलब लॉस होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। ठीक है, इस फेनोमेना को कहा गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया है इस फेनोमेना को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। देखिए पेरेंट्स से बच्चों तक जो एक होता है ना जेनेटिक कैरेक्टर्स या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू द जीन्स। ठीक है, जीन्स। देखिए जैसे कई बार होता है ना कि पेरेंट्स के जो बाल हैं, हेयर, मतलब जैसे लड़का है, बॉय है, तो बॉय के जो हेयर हैं वो उसके फादर के जैसे होते हैं। मतलब जैसे सपोज कर लीजिए फादर के जो हेयर है वो थोड़े से कर्ली टाइप के हैं, तो बच्चे के जो बाल हैं, हेयर हैं, वो भी कई बार देखने को मिलता है कि वो भी थोड़े से कर्ली होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ आइज़ हैं, बॉडी स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें जो पेरेंट्स से हैं उनसे बच्चों को मिलती हैं। ठीक है, और थ्रू द जीन्स मिलती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म अर्थ पर कौन सा है, वो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, और ये धरती पर सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये अपना जो एनर्जी है, बेसिकली जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये अपनी एनर्जी लेता है कहाँ से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये अपनी एनर्जी लेता है, और जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है तो उसका एज अ बाई प्रोडक्ट जो होता है, ये प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, और आपको ये आई थिंक पता ही होगा कि जो दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब जो धरती पर ऑक्सीजन है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन ऑक्सीजन का करते हैं वो होते हैं आपके ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी, नॉट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, वो होता है आपका दैट इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, नो सॉरी नॉट हाइपोथैलेमस, सॉरी हाइपोथैलेमस नहीं होता, लिवर होता है, सॉरी फॉर द गलत बोल गया मैं। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड जो पूछा है ना इसमें, तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और ये कहाँ पर होता है, दिस इज सिचुएटेड इन द राइट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के राइट में आपको प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो स्प्लिट होता है, मतलब दो पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइडेड होता है इनटू द लेफ्ट और राइट लोब्स बाय द एक पर्टिकुलर लिगामेंट की वजह से। देखिए ये जो लीवर है आपका, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये लेफ्ट लोब और ये राइट लोब, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बाय द लिगामेंट। उस लिगामेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, दैट इज फेल्सीफॉर्म, फेल्सी फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट से लेफ्ट लोब और राइट लोब जो है, ये दोनों पार्ट को सेपरेट करता है। ठीक है, ओके। अब ये जो करता क्या है हमारा, जो इसके फंक्शंस जो है लीवर के, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उसको भी हम देख लेते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है बाइल्स को, बाइल जूस जो अपने वर्ड सुना होगा। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
विटामिन यहाँ पर स्टोर होते हैं, मिनरल्स स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजन जो है आपका वो स्टोर होता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है, ठीक है। और सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, जो एल्बुमिन और क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहता है लीवर, ठीक है। क्वेश्चन में था लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट विल बी द लीवर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसे शॉर्ट में हम कहते हैं KVIC। KVIC से शॉर्ट में कहा जाता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन इसने लॉन्च करी थी। ये किस स्टेट में लॉन्च करी गई है? देखिए ये जो एक मोबाइल हनी वैन है ये लॉन्च की गई है, एक गांव का नाम है, उस गांव का नाम है आपका सिरोरा, सिरोरा विलेज में, सिरोरा विलेज, ठीक है। और ये सिरोरा विलेज कहाँ है? दैट इज़ इन गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद। और गाज़ियाबाद कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीज़ लॉन्च की गई है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अब इसमें क्या होगा कि ये एक टेस्टिंग लैब है, मतलब मल्टी पर्पज़ लैब है। मतलब इसके अंदर जो है आप ये कह लीजिए कि अबाउट 300 kg, 300 किलो का जो हनी है उसकी टेस्टिंग हो सकती है विद इन 8 आवर। मतलब 8 आवर्स के लिए अगर जो ये बाहर फील्ड में उतरी, ठीक है, मतलब 8 घंटे के लिए निकली, जैसे 10 बजे निकली सुबह और सुबह 10 से लेके 5 बजे तक रही अगर जो फील्ड में, तो उस टाइम पर दौरान मतलब एक दिन के दौरान ऑन एवरेज 300 किलो का जो हनी है उसकी ये टेस्टिंग कर सकती है कि ये हनी के अंदर जो प्रोसेसिंग यूनिट है बेसिकली, ठीक है, तो वो काम इसका रहता है। और इसे बनाया है बेसिकली किसने? एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर है पंचखोरा ने, पंचखोरा एक जगह है वहाँ पर इसे बनाया गया है। पंचखोरा, पंचखोरा, पंचखोरा नाम की जगह पे इसे बनाया गया है, ठीक है। और ये जो आपका डिपार्टमेंट है KVIC, ठीक है, KVIC का जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी दैट विल बी स्टैब्लिश्ड इन 1956। 1956 के अंदर इसकी जो है शुरुआत हुई थी, ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की। और ये आती है बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंदर? दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है उसके अंतर्गत ये आती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ पेयर्स पूछा है यहाँ पर, ठीक है। पेयर्स होते हैं यहाँ पर जो एक्चुअली हम बात करें तो क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली पैकेट होते हैं। दिस इज अ पैकेज, पैकेज ऑफ DNA। किसका पैकेज होता है? DNA का पैकेज होते हैं, ठीक है। और जो कि DNA ये सब कहाँ मिलता है आपको? न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस कहाँ है भैया? सेल के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पैकेज ऑफ DNA आपको देखने को मिलते हैं। वो DNA ये पैकेज बेसिकली क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम। और इसके नंबर ऑफ पेयर्स के बारे में पूछा गया है, तो इसके नंबर ऑफ पेयर्स जो हैं वो 23 होते हैं। तो 23 पेयर्स होते हैं, दैट मीन्स ये होते हैं इन टोटल 46, ठीक है। तो इसमें से जो 22 पेयर होते हैं वो तो नॉर्मल रहते हैं, मतलब क्रोमोसोम मेंबर रहते हैं। और ये जो 22 पेयर होते हैं दीज आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स कहा जाता है इन्हें, जो 22 पेयर होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक और क्रोमोस पेयर होता है बेसिकली जो 23rd पेयर होता है, या फिर आप कह लीजिए 45 या 46 नंबर वाला जो क्रोमोसोम होता है, ये होता है इसमें से एक होता है आपका X क्रोमोसोम, दूसरा होता है Y क्रोमोसोम, ठीक है। और ये दोनों क्रोमोसोम्स क्या कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। ये बहुत बेसिक साइंस वाला है जो 9th-10th क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, आपको डेफिनेटली पता होगा इस चीज़ें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी कहानी यहाँ की। और यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C, 23rd। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर बिलो विच सर्टेन मेटल्स एंड एलॉय लूज देयर रेजिस्टिविटी। वो टेम्परेचर कौन सा होगा जिसके नीचे जो मेटल्स हैं या कुछ एलॉयज हैं वो अपनी रेजिस्टिविटी जो है वो कम्प्लीटली खो देते हैं, ठीक है। वो टेम्परेचर होता है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जहाँ पर मेटल्स और उसके एलॉयज जो हैं वो अपनी रेजिस्टिविटी उस टेम्परेचर के नीचे आकर अपना खो बैठते हैं, ठीक है। इस तरीके के मेटल्स जो हैं इस तरीके के जो मेटल्स होते हैं इसके अंदर जब करंट एक बार सेटअप हो जाए, ठीक है, करंट अगर जो डाल दिया जाए तो वो उसमें बना रहता है अनचेंज्ड और एवर विदाउट द मतलब देखिए इस तरीके के जो मेटल्स होंगे ना उसके अंदर मान लीजिए एक बार अपने करंट फ्लो करा दिया तो उसके अंदर करंट बना रहेगा जब तक उसके अंदर कोई एडिशनली या उस पर कोई एडिशनली फोर्स या एडिशनली इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई एडिशनली वर्क ना किया जाए, ठीक है।
और इस तरीके के जो मटेरियल बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो क्या कहलाएंगे आपके, वो कहलाते हैं आपके सुपर कंडक्टर। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिशन टेम्परेचर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिया के अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। देखिए यूरिया को एक और नाम से जाना जाता है, वो कहा जाता है कार्बेमाइड। कार्बेमाइड के नाम से हम जानते हैं यूरिया को, और इसका जो केमिकल फार्मूला है दैट विल बी द CONH2 होल ट्वाइस। ठीक है, दिस इज द कार्बेमाइड या फिर यूरिया का केमिकल फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर आपको इस एलिमेंट से ही पता लग रहा है, केमिकल फार्मूले से, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। कार्बन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बन रहा है, आई थिंक यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा मिस प्लेसिंग हो गई, मिस गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। देखिए एन यहाँ पर पी नहीं, फॉस्फोरस में एच होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर एच होगा, तब आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आपके इस यूरिया के अंदर प्रेजेंट हैं, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। ये पी को आप एच कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पर जो दो अमोनिया ग्रुप है, दीज आर कॉल्ड एज अमोनिया ग्रुप। ये दो अमोनिया ग्रुप मतलब NH2 वाले जो दो अमोनिया ग्रुप हैं, इनके साथ ये दो कार्बोनिल ग्रुप, दो कार्बोनिल ग्रुप कौन से हैं, ये वाले CO वाले, ये जो CO वाले हैं बेसिकली, सॉरी ऐसे नहीं रहेगा, ये CO सेंटर में रहेगा, अमोनिया ऐसे रहेगा। ठीक है, NH2 ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पेयरिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक, और यूरिया जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म, किस चीज़ में, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, बाय द एनिमल्स एंड द मेन नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस इन द यूरिन मैमल्स। मैमल्स के अंदर जो मतलब मैमल्स के अंदर की अंदर जो यूरिन होती है, उसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है, उसको क्या करने के उसको सिंथेसाइज करने में या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर ये काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, और यूरिया जो है ये एग्जिस्ट करता है इन ऑल टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, रेंजिंग फ्रॉम द ईस्ट एंड ह्यूमन, मतलब ईस्ट में भी होता है और ह्यूमन्स में भी आपको देखने को मिलता है। मतलब हम ये क्या है, जो ह्यूमन बींग्स है ये यूकैरियोटिक एनिमल जो कैटेगरी आती है, होती है ना, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक मतलब ईस्ट सबसे छोटा और ह्यूमन सबसे बड़ा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी रेंज में आपको ये यूरिया देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इन द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है ऑफ द अबंडेंस ऑफ एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है। देखिए सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन देखने को मिलता है, ये कितना है 46.6%। देन हम बात करें सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है 27.7%। देन वी हैव एन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है 8.1%। आयरन दैट इज Fe, आयरन होता है आपका 5%। कैल्शियम आपको देखने को मिलता है 3.6%। देन आपका सोडियम ये होता है 2.8%। पोटेशियम के दैट विल बी 2.6। एंड हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम होता है 2.1। एंड जो अदर एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट्स वो बाकी आपके रेस्ट ऑफ द 1.5% के अंदर आते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यही है। अब देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड रेंज में एल्युमिनियम आता है, एल्युमिनियम आपका 8.1 आ रहा है। सोडियम है उसके नीचे, फिर मैग्नीशियम है। बिल्कुल, तो पहला ऑप्शन ही आपका क्या बन जाता है, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देख लीजिए ये एक सीरीज़ है, आपको इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा यहाँ है और फिर उसके नीचे ये इस तरीके से, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज का कौन सा एग्जाम्पल है। तो देखिए केमिकल चेंज की जब हम बात कर रहे हैं तो जो फिजिकल चेंज होता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो फिजिकल चेंज होता है और एक दूसरा होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के अंदर जो अपीयरेंस है किसी भी चीज़ की, वो चेंज आती है, मतलब अपीयरेंस में चेंज आपको देखने को मिलेगा, ना कि उसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर। और केमिकल चेंजेस के अंदर उसके जो केमिकल फार्मूला है या केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर चेंज देखने को मिलेगा, और उससे क्या है, नया फार्मूला या नया प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो मेल्टिंग ऑफ आइस है, दिस इज अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, भाई सॉलिड था ये सारा लिक्विड बनता जा रहा है, तो फिजिकल चेंज हो रहा है यहाँ पर। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, भाई शुगर जो है सॉलिड फॉर्म में थी, पानी में घोल दिया आपने तो वो लिक्विड फॉर्म में कम डिजोल्व हो गई, केमिकली चेंज नहीं हुई, फिजिकली चेंज हुई। बट यहाँ पर जो कुकिंग ऑफ फूड है, दिस इज अ केमिकल चेंज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा आपका कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो दिस वॉज द प्रैक्टिस सेट नंबर, आई थिंक दिस वॉज 18th प्रैक्टिस सेट आई थिंक, है ना। तो 18 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस थे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस करिए हैं। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।